जरा सोचिए, सुबह का वक्त है, चाय बनाने के लिए स्टोव का नॉब घुमाया, लाइटर जलाया, लेकिन कोई आंच नहीं। और गैस बिल्कुल खत्म। हाँ बिल्कुल। और आम दिनों में ये कोई बड़ी बात नहीं होती है ना, एजेंसी को फोन किया और अगले दिन नया सिलेंडर हाजिर। सही बात है। लेकिन अब कल्पना कीजिए कि एजेंसी वाला आपसे कहे कि सिलेंडर तो 45 दिन बाद मिलेगा, पूरा शहर वेटिंग पर है। बाप रे, 45 डेज, ये तो सुनकर ही पसीना आ जाए। एग्जैक्टली और ये कोई डरावनी कहानी नहीं है। मार्च 2026 में भारत के लाखों घरों में बिल्कुल यही हो रहा है। आज के इस गहन विश्लेषण में हम रसोई गैस यानी एलपीजी के उस भीषण संकट को डिकोड कर रहे हैं जिसने पूरे देश में अफरा तफरी मचा दी है। जी, और हमारे सामने बाजार की ताज़ा रिपोर्ट्स और उपभोक्ता सुरक्षा के कई दिशा निर्देश हैं जिनसे हम इस पूरी स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। आज हमारा मिशन सिर्फ इतना समझना नहीं है कि गैस की किल्लत क्यों है, हम ये देखेंगे कि कैसे दुनिया के दूसरे कोने में उठी एक चिंगारी ने हमारी रसोई की गैस खत्म कर दी, सरकार के नए सख्त नियम क्या हैं, और सबसे जरूरी बात कि इस अफरा तफरी में उपभोक्ता धोखाधड़ी और हादसों से कैसे बच सकते हैं। एकदम सही। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है, चलिए इस बात को थोड़ा खोलकर समझते हैं। हाँ, और एक विश्लेषक के तौर पर मैं बताना चाहती हूँ कि ये स्थिति असल में किसी एक सप्लाई चेन के टूटने से कहीं ज्यादा बड़ी है। जब मैं इन हालिया आपूर्ति और वित्तीय आंकड़ों को देखती हूँ ना, तो साफ दिखता है कि ये संकट अर्थशास्त्र, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और इंसानी डर का एक बहुत ही खतरनाक कॉकटेल बन चुका है। इंसानी डर, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। तो चलिए इस उलझी हुई डोर का पहला सिरा पकड़ते हैं। एक आम इंसान के लिए यह समझना बड़ा मुश्किल है कि अचानक से गैस एजेंसियां खाली कैसे हो गईं, क्योंकि ये संकट हमारे देश की किसी रिफाइनरी से शुरू नहीं हुआ है। बिल्कुल नहीं। हमारी रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पूरी कहानी की शुरुआत हजारों किलोमीटर दूर मध्य पूर्व से हुई है। तो ईरान और इजराइल के बीच जो तनाव चल रहा है, उसका हमारी रसोई से क्या कनेक्शन है? कनेक्शन बहुत सीधा और बहुत गहरा है। देखिए, भारत अपनी कुल एलपीजी जरूरत का लगभग 60% हिस्सा आयात करता है। 60% मतलब आधे से भी ज्यादा? हाँ, हम गैस के लिए दूसरे देशों पर बहुत ज्यादा निर्भर है। और ये जो आयात है ना, इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा मध्य पूर्व से आता है, खासकर हॉर्मुज के समुद्री रास्ते से। अच्छा, जिसे अंग्रेजी में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं। जी, ये समुद्र का एक बहुत ही संकरा रास्ता है। अब ईरान और इजराइल के तनाव की वजह से इस रास्ते पर व्यापारिक जहाज़ों और गैस टैंकरों की आवाजाही में भारी रुकावट आई है। इसे अगर मैं एक आसान नजरिए से देखूं, तो ये किसी शहर के मुख्य हाईवे पर लगे एक बहुत बड़े ट्रैफिक जाम की तरह है। हाँ, ये एक बहुत अच्छी तुलना है। मतलब मान लीजिए हाईवे पर कोई बड़ा हादसा हो गया है, वहां गाड़ियां रुक गईं। अब जो ट्रक शहर में सब्जी या राशन लेकर आ रहे थे, वो वहीं फंस गए। धीरे धीरे शहर की दुकानों से राशन खत्म होने लगता है और गली मोहल्लों में हाहाकार मच जाता है। बिल्कुल। यहाँ वो हाईवे हॉर्मुज का संकरा समुद्री रास्ता है और वो गली मोहल्ला हमारी और आपकी रसोई है। एकदम सटीक एनालॉजी है। लेकिन यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात ये है क्या? कि केवल उस हाईवे के ट्रैफिक जैम से इतनी जल्दी रसोई गैस खत्म नहीं होती। सिस्टम के पास हमेशा कुछ दिनों का बैकअप होता है। अच्छा, तो फिर इतनी जल्दी हाहाकार कैसे मच गया? असली तबाही तो तब मची जब इस ट्रैफिक जैम की खबर लोगों के मोबाइल फोन और व्हाट्सएप ग्रुप्स तक पहुंची। अफवाह फैल गई कि देश में गैस पूरी तरह से खत्म होने वाली है। वही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले फॉरवर्ड्स। बिल्कुल। और इस डर ने जन्म दिया पैनिक बुकिंग को। लोग घबराहट में बुकिंग करने लगे। 13 मार्च के आंकड़े देखिए, पूरे देश में एक ही दिन में रिकॉर्ड 88.8 लाख सिलेंडरों की बुकिंग की गई। एक ही दिन में लगभग 89 लाख सिलेंडर? अरे बाप रे, ये तो किसी भी सप्लाई चेन को तबाह करने के लिए काफी है। वही तो। क्या हम इसे अर्थशास्त्र के उस बैंक रन वाले सिद्धांत से जोड़ सकते हैं? आप किस तरह से सोच रहे हैं? मतलब किसी बैंक के पास पर्याप्त पैसा है, लेकिन अगर शहर में ये अफवाह फैल जाए कि बैंक डूबने वाला है, तो सारे ग्राहक एक ही दिन में अपना पैसा निकालने पहुंच जाते हैं। अब किसी भी बैंक के लॉकर में इतना कैश तो नहीं होता कि वो एक साथ सबको दे सके। सही कहा। और इस घबराहट की वजह से सच में बैंक खाली हो जाता है। ये बिल्कुल सटीक उदाहरण है। गैस एजेंसियों और डिस्ट्रीब्यूटर्स का काम करने का तरीका भी ऐसा ही होता है। उनके गोदामों की एक सीमित क्षमता होती है। हाँ, वो सारा का सारा स्टॉक एक साथ तो नहीं रख सकते। बिल्कुल। वे रोजमर्रा की सामान्य मांग के हिसाब से 3 या 4 दिन का बफर स्टॉक रखते हैं।
अब अगर एक ही दिन में पूरे महीने की बुकिंग आ जाएगी तो वो 3 दिन का बफर स्टॉक 4 घंटे में ही खत्म हो जाएगा ना। मतलब लोग जिस कमी से डर रहे थे अपनी घबराहट में, उन्होंने खुद ही उस कमी को हकीकत बना दिया। एग्जैक्टली, यही इंसानी मनोविज्ञान है। लेकिन एक मिनट, मैं यहाँ एक उपभोक्ता अधिकार विशेषज्ञ के नजरिए से बात रखना चाहूंगा। जी कहिए। आप इसे पैनिक बुकिंग कहकर सिस्टम की नाकामी को पूरी तरह से जनता के डर पर नहीं डाल सकते। अगर किसी के घर में छोटे बच्चे हैं और उसे पता चले कि कल से खाना पकाने के लिए गैस नहीं मिलेगी, तो वो घबराकर बुकिंग करेगा ही। वो तो है। ये सिर्फ मनोविज्ञान नहीं है, ये सर्वाइवल है। और इसी घबराहट को संभालने के लिए सरकार ने जो कदम उठाए हैं वो उपभोक्ता के नजरिए से बहुत सख्त लगते हैं। देखिए, जब संसाधन सीमित हो और मांग रातों रात 3 गुना हो जाए तो अर्थशास्त्र का एक ही नियम काम करता है, राशनिंग। जी राशनिंग। सिस्टम को ढहने से बचाने के लिए कड़े कदम उठाने ही पड़ते हैं। इसीलिए सरकार ने बुकिंग अंतराल के नियमों में भारी बदलाव किया है। और यहाँ बात बहुत ही दिलचस्प हो जाती है क्योंकि वो नियम काफी कड़े हैं। बिल्कुल। अब शहरी क्षेत्रों में एक सिलेंडर के बाद दूसरा सिलेंडर बुक करने के लिए कम से कम 25 दिन का इंतजार करना होगा। 25 दिन? हाँ, और ग्रामीण क्षेत्रों में तो ये सीमा बढ़ाकर 45 दिन कर दी गई है, जबकि पहले ये नियम सिर्फ 21 दिन का हुआ करता था। 45 दिन का इंतजार। अर्थशास्त्र अपनी जगह है, लेकिन ग्रामीण इलाकों के लिए ये 45 दिन की सीमा किसी सजा से कम नहीं है। जिनके परिवार बड़े हैं, उनका एक सिलेंडर 45 दिन तक कैसे चलेगा? मैं आपकी चिंता समझती हूँ, ये बहुत मुश्किल है। और सिर्फ यही नहीं, पीएनजी यानी जो पाइप वाली प्राकृतिक गैस है, उसके उपभोक्ताओं के लिए तो और भी चौंकाने वाला नियम आया है। हाँ, वो नया नियम। जिनके घरों में पाइप से गैस आती है, उन्हें अब एलपीजी सिलेंडर रखने की अनुमति ही नहीं है। उन्हें अपना एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करना होगा। इसके पीछे का तर्क समझना होगा। पीएनजी वाले घरों में सिलेंडर का इस्तेमाल केवल बैकअप के तौर पर होता है, जो शायद साल में 1 या